Good morning to all of you. So today we are going to study a new topic that is congenital abnormalities. In the last class we have studied about genetic screening. So that topic is already over. Now congenital abnormalities is a new topic. आप लोग सब सुने होंगे जैसे फोटो में देख रहे हैं ये बेबी दिस इज अ न्यूबॉर्न बेबी और इसका देखो क्लेफ्ट लिप है दिस इज वन ऑफ द कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या है ये वो बच्चे हैं जो पैदा होते समय उनको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल ये जैसे आप बाहर देख रहे हैं ऐसा मतलब विच कैन बी आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो और कुछ लोग का डिफॉर्मिटीज या एबनॉर्मेलिटीज इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है ओके तो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज दिस इज अ क्लेफ्ट लिप व्हिच इज अ केस ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी ठीक है नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन इसको हम लोग कंजेनाइटल एनोमली भी बोलते हैं कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस भी बोलते हैं बर्थ डिफेक्ट भी बोलते हैं कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज भी बोलते हैं ठीक है ऑल ऑफ इट डिनोट द सेम थिंग इट इज अ कंडीशन which is present at the time of birth which varies from a standard presentation standard मतलब एक normal baby के presentation से फर्क दिखता है the baby who has congenital malformation देखो ये एक anencephaly वाला है meningo a very big meningomyelocele okay तो these are all different अलग अलग systems में अलग अलग congenital deformities है see you will be studying about congenital abnormalities in detail in next year in pediatrics okay here we shall be concentrating more about from the genetic point of view okay so these are details of definition kya hai it is a condition which is present at the time of birth which varies from a standard presentation मतलब एक normal baby से फर्क दिखता है and this is present at the time of birth में ही दिख रहा है okay so that is called as congenital malformation congenital anomaly birth defect or congenital abnormalities okay these are all same thing now incident is brain constitutes of 10 congenital abnormality per thousand these are all births okay 10 per thousand births heart related abnormalities 8 per thousand kidneys abnormalities 4 per thousand limbs is 1 per thousand and this accounts for 28% of infants death ये स्लाइड से हमको क्या समझ में आ रहा है अगर 1000 बच्चे पैदा हुए उसमें से 10 लोगों को ब्रेन्स रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज अभी हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा था एनेंसेफली है ना अगर आपको सो दिस इज एनेंसेफली दिस इज मेनिंगोमाइलोसिस दीज आर ऑल ब्रेन रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज ठीक है सो 10 देन इज हार्ट रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज आर 8 पर थाउजेंड ठीक है किसी के हार्ट में होल है जिसको हम कहते हैं ASD VSD PDA एक्सेट्रा ठीक है तो ये है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस इसका सब मतलब क्या है वो हम लोग नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे ओके देन किडनीज में कुछ प्रॉब्लम्स है सो दैट इज 4 पर थाउजेंड लिम्स में कुछ इश्यूज है 1 पर थाउजेंड अगर आप इन्फेंट डेथ्स देखेंगे इन्फेंट किसको बोलते हैं फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर सो दैट इज इन्फेंट सो दिस इन्फेंट डेथ्स का 28% से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कई कारण हैं ओके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कई कारण हैं कैन बी डायरिया कैन बी इन्फेक्शन कैन बी सेप्सिस कैन बी गैस्ट्रोएंटराइटिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई कई कारण हो सकता है बेबी के डेथ्स का पर उसमें से 28% इज ड्यू टू कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज विच इज अ बिग फिगर नाउ कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी का टाइप्स है वी हैव लिम्ब एनोमली ठीक है लिम्ब एनोमली जैसे ये दिस इज अ लिम्ब एनोमली ओके सो इसको हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज निस्मेलिया फॉर एग्जांपल पॉलीडिक्टली का मतलब क्या है एक्स्ट्रा फिंगर सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीडिक्टली देन इज कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ द हार्ट that is example ASD is atrial septal defect we know that heart contains 4 chambers उसमें का ऊपर का 2 चैम्बर दैट इज राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में देयर इज अ होल दैट इज कॉल्ड एज ASD सो दिस कम्स अंडर और भी है बट दिस इज वन एग्जांपल नेक्स्ट इज कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द नर्वस सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज स्पाइना बाइफिडा ठीक है स्पाइना बाइफिडा मतलब जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो उसमें से जॉइंट नहीं है इट इज जो वर्टिब्रास है सी इट इज कंप्लीट रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वो नहीं जॉइंट है स्पेस आ गया तो जिसके कारण
the meninges are bulging. So that is called as spina bifida. Okay. फिर है congenital anomalies of GI system, जिसको हम कहते हैं pyloric stenosis. हमको मालूम है stomach contains, if you remember the stomach, we have two sphincters जो esophagus के ठीक नीचे है, that is called as the cardiac sphincter, और esophagus stomach और duodenum के बीच में there is a sphincter which is called as pyloric sphincter. ठीक है. Pyloric sphincter अगर stenosis हो गया, stenosis मतलब narrowed, so that comes under congenital anomaly of GI system. तो ये स्लाइड से आपको क्या समझ में आ रहा है, अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग congenital abnormalities है. If you have abnormalities in the limb, it is called as dysmelia, and this is also called as polydictyly. Okay. So this is an example of polydictyly. Then there can be congenital abnormalities in the heart. Example is ASD, that is atrial septal defect. Nervous system, spinal cord comes under nervous system. ठीक है. तो spina bifida is a condition in which the meninges may protrude out. Okay. So that is called as spina bifida. फिर GI system में भी हो सकता है. So that is called as pyloric stenosis. Pylorus is present between stomach and the duodenum. Stenosis मतलब narrowed. तो जिसके कारण बेबी कुछ भी फीड करने से the baby will be vomiting. Okay. So these are the congenital abnormalities, types of congenital anomaly. Okay. Now what are the causes? Now the biggest issue here is unknown cause or sporadic causes 40 to 60%. Okay. So now that is a great figure. अगर 10 बच्चे को congenital abnormality है तो 4 से 6 बच्चों को क्यों हुआ, we don't have any answer. 4 to 6% या 100 बच्चों में से अगर 10 बच्चे आए हैं congenital abnormality के, तो उसमें से 4 to 6 children, we don't know why this congenital anomaly has taken place. That is a reason we are unable to prevent to a great extent. We know that some risk factors are there जो हम लोग आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे. ठीक है. कारण मालूम रहने से आप उसको कम कर सकते हैं, but if you don't know the causes, then you are helpless. So biggest issue with congenital abnormalities is 40 to 60% we don't know the causes. Genetic causes constitutes of 12 to 25%. Then there is environmental causes. Okay. So environmental causes is called as teratogenic. Okay. Teratogenic क्या है अभी मैं नीचे आपको बताऊंगी. Then is also concerned with mother's environment. Okay. Now what are these? These are dietary deficiency. Mother ने folic acid कम लिया है, so spina bifida, neural tube defects होने का बहुत chances है. Toxins can be if the mother is taking alcohol or those drugs which are prohibited. सब drugs आप pregnancy में नहीं ले सकते. तो अगर कुछ medicines लेते हैं तो कुछ मेडिसिन से congenital abnormalities हो सकता है. Okay. So this toxins में alcohol and drugs. ठीक है. Alcohol लेने से we have a presentation which is called as fetal alcoholic syndrome. Okay, मैं आपको आगे के स्लाइड में दिखाऊंगी उसका फोटो. Then is infections. Infections also can cause congenital abnormalities, which is called as TORCH. So T stands for toxoplasmosis, O stands for others, R stands for rubella, C stands for cytomegalovirus, and H stands for herpes simplex. What is TORCH? Toxoplasmosis. O stands for others, R for rubella, then C stands for cytomegalovirus, and H stands for herpes simplex. Okay. So these are the different these are the different causes of infections जिससे congenital abnormalities होने का chances है. Okay. तो one is genetic cause, is major is 40 to 60%, we don't know the causes. 12 to 25% is due to genetic causes. Environment cause को हम क्या कहते हैं? Teratogens. Teratogens can be folic acid deficiency. This folic acid deficiency leads to neural tube defects. तो neural tube defects नहीं होने के लिए what we do is we give folic acid. Then alcohol, toxins में alcohol and drugs are coming. Then infections, TORCH infections, toxoplasmosis, others, rubella, cytomegalovirus, and herpes simplex. Now, apart from that, we have socio-economic and demographic factors. Okay, so it has been seen that low income may be an indirect determinant of congenital anomaly with a high frequency among resource constrained families. ठीक है,
क्या देखा गया? जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है वहाँ पे कंजेनाइटल malformations होने का चांसेस ज़्यादा है. ओके, now why it is an indirect determinant? This higher risk relates to a possible lack of access to sufficient nutritious foods by pregnant women. ठीक है, ये देखा गया है कि we know that pregnancy में 300 calories has to be given extra apart from the normal food which a woman is taking. ठीक है, और इवन एडोलेसेंट गर्ल्स को भी आपको फूड देना पड़ेगा, अच्छा खाना, सो दैट शी इज एबल टू प्रोड्यूस अ हेल्दी बेबी व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट इन फ्यूचर. प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया तो 300 कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा देना है. बट इफ योर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज पुअर, द बिगेस्ट इशू इज अगर पैसा नहीं है तो क्या होगा? न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल पाएगा. नेक्स्ट इज एन इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू एजेंट्स और फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शन एंड अल्कोहल और पुअरर एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड स्क्रीनिंग. ठीक है, तो पैसा कम हो तो क्या क्या इश्यू है? यू कैन नॉट हैव गुड फूड. नेक्स्ट इज आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर पाते हैं. ओके, देन देर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस के इसलिए चांसेस है बिकॉज पुअर पीपल जहाँ भी रहते हैं देर इज ऑलवेज ओवर क्राउडिंग. ठीक है, एंड स्मॉल हाउसेस, पुअर वेंटिलेशन, malnutrition, these all contributes to infections. ठीक है, and poorer household, alcohol is also common. Okay, so this is a vicious cycle which can cause congenital abnormalities. Then is the factors often associated with lower income may induce and increase the incidences of abnormal prenatal development. So it has been seen कि growth and development, because they don't go for checkup or facilities are very poor or many of these people may be illiterate, तो hospital जाना है ये लोगों को पता नहीं रहता, and because of all this these problems are there. Okay, now is what to do? So these are socio-economic conditions. Socio-economic conditions से it is an indirect cause. indirect इसीलिए क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग पुअर हैं दे लैक पुअर न्यूट्रिशन होगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकता है. देन इफ द प्रेग्नेंट लेडी इज नॉट टेकिंग गुड फूड, तो having a low birth weight babies is very common. Okay, so there are chances for infection, poor access to healthcare, and abnormal prenatal development. So these are all different causes of congenital abnormalities. तो क्या क्या causes है? First is unknown cause 40 to 60%, genetic cause 12 to 25%, then environmental cause which are called as teratogenic, which is related to mother's environment. This can be dietary deficiency, especially folic acid, toxins which includes alcohol and drugs, and torch infections, and T stands for toxoplasmosis, others rubella, cytomegalovirus, and herpes simplex. Okay, so these are the different causes of congenital abnormalities. Now what are the screening? Okay, so different screening testings are there. कैसे हमको पता चलेगा कि congenital abnormalities है? Okay, so for that there is a detailed physical examination. ठीक है, physical examination करना है. When the so physical examination can be of the mother during antenatal period and also once the child is born. Next is blood biochemistry of the children. This will give you some idea. Then is molecular genetic testing and FISH. इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी. Okay, so this molecular genetic tests में we have a direct DNA testing. Okay, so this helps to find out whether any chromosomal abnormalities are there or not. ठीक है, so molecular genetic test में we can a sample of blood or hair or skin or amniotic fluid or any other tissues can be taken, and we can go for directly for checking the genes. Okay, तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में से के कारण कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन हो सकता है. ओके, बात आपको समझ में आ रहा है? कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण हो सकता है. ओके, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग में आप क्या कर रहे हो? ये देख रहे हो उसके डीएनए से कि वी नो द डीएनए इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ जीन्स. ओके, तो ये डीएनए टेस्टिंग से आपको क्या पता चलेगा? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं, ये आपको पता चल जाएगा. ओके, बात आपको समझ में आ रहा है? molecular genetic testing से what we do is we take a sample of blood, maybe hair,
मे बी एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेगनेंसी के समय निकालना पड़ेगा, ओके, इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ओके, or it can be some any tissues, and all these things they contain DNA, okay. So once you do this test, इससे क्या पता चलेगा whether there is any abnormality in the genes, okay. Next is FISH. The full form is fluorescence in situ hybridization, okay. Fluorescence in situ hybridization. Now what is the meaning? This is a molecular cytogenic technique which uses fluorescent light to visualize and map the genetic material in individuals, ठीक है. And by this we can find out the specific genes. We can also find out the different portions of genes, ठीक है. जैसे what is this fluorescence मतलब क्या है? It contains a light source. तो ये टेस्ट से हम क्या करते हैं, we have a light source. ये स्पेशल लाइट से वी कैन आइडेंटिफाई अलग अलग क्रोमोसोम्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिर अभी जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जेनेटिक स्क्रीनिंग. फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21. ट्राइसोमी 21 मतलब इंस्टेड ऑफ 2 स्ट्रैंड्स 3 स्ट्रैंड्स आर देयर. क्रोमोसोम नंबर 21 में 2 की जगह 3 स्ट्रैंड्स है, ओके. सो दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21. तो एक्स्ट्रा हो सकता है, कहीं मिसिंग हो सकता है, कहीं इन्वर्शन हो सकता है, उल्टा उल्टा लग सकता है, कहीं एक पार्ट जाके दूसरे में फिक्स हो गया, या तो मिसिंग हो गया, और सम एक्स्ट्रा हैज बीन एडेड, ओके. जैसे डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा हैज बीन एडेड. सो बाय दिस फ्लोरोसेंस इन C2 हाइब्रिडाइजेशन से what we do is we have a light source. इस light source से we can see the chromosomes. So once you see these chromosomes, we will be able to identify कि इसमें कोई abnormality है कि नहीं, okay. So this uses a light source. ये दोनों टेस्ट, whether it is molecular genetic test or whether it is FISH. So this FISH uses it is a technique cytogenic मतलब we see the cells, okay. We to visualize the genetic materials in individuals, including we also can find out any portions missing है, उल्टा है, कहीं और लग गया है, ये सब पता कर सकते हैं. अल्ट्रासाउंड से भी you can find out the congenital abnormalities. और अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट लेडीज का we do a mandatory ultrasound at least 2 to 3 times, okay. इको कार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं, ECG है, radiological examinations like X-ray, MRIs and CT scan. All these things are different methods. These are all genetic screening methods by which you can find out whether congenital abnormality है कि नहीं पता करने के लिए. We can go for a detailed physical examination. ब्लड बायोकेमिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन चेक कर सकते हैं. वी कैन गो फॉर जेनेटिक टेस्ट जिसमें हम DNA डायरेक्ट देख सकते हैं. फिश वी कैन सी डायरेक्टली द क्रोमोसोम्स, और फिर इसमें कुछ एबनॉर्मैलिटी है कि नहीं, दैट वी कैन फाइंड आउट. एक्स्ट्रा है, मिसिंग है, इन्वर्टेड है. देन इस अल्ट्रासोनिक स्टडीज विल गिव यू एनी एबनॉर्मैलिटीज. इको कार्डियोग्राफी से आपको हार्ट का एबनॉर्मैलिटीज पता चल जाएगा. ECG एंड देन इको कार्डियोग्राफी से आपको फंक्शनल एस्पेक्ट पता चल जाएगा, ओके. एंड ECG में इट इज अ ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ दी, ये तो सब आपको पता है. देन इज रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन विच इंक्लूड्स X-ray, MRIs and CT scan. Now congenital abnormal management depends on extent of congenital abnormality. देखो यहाँ ये congenital abnormality is related to, इसको हम कहते हैं club foot. इसका management will be different. दूसरा congenital abnormality है जिसको ASD है. ASD मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, उसका सिम्टम्स अलग रहेगा, उसका मैनेजमेंट विल बी डिफरेंट. तीसरा एबनॉर्मैलिटी कैन बी क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप, उसका मैनेजमेंट इज डिफरेंट, ओके. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट, मतलब किस टाइप का एबनॉर्मैलिटी है और कितना सीवियर है, कहाँ है, ये सब पे डिपेंड करेगा मैनेजमेंट. एंड ठीक है, तो एक एक का मैनेजमेंट इज वेरी वेरी डिफरेंट. द वे यू मैनेज congenital heart defect is not the way you manage clubfoot. The way you manage clubfoot is not the management you do for cleft palate, okay. So ये सारा चीज is different, will depend on the extent मतलब कितना severe है, कहाँ है और किस टाइप का है, okay. Now there are some ways to prevent it. अभी देखो हमने क्या पढ़ा है, 40 to 60% is unknown, बट वी हैव रिमेनिंग वेयर जिसमें कॉज है. जैसे हमने पढ़ा था जेनेटिक कॉजेस आर देयर. दूसरा फिर हमने पढ़ा इन्फेक्शंस आर देयर, ओके. इसको छोड़ के रेडिएशंस आर ऑल्सो देयर, ठीक है. जैसे आपने नागासाकी हिरोशिमा में के बाद रेडिएशंस
से भी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज हो सकता है, ठीक है. देन एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, ठीक है, फ्रॉम सम फैक्ट्रीज आल्सो कैन congenital malformations. Now, what can be done to prevent? Preventive public health measures work to decrease the frequency of certain congenital anomaly through removal of risk factors, ठीक है. और reinforce of protective factors. या तो आप क्या कर रहे हैं, risk factors को निकाल रहे हैं, या तो protective factors को reinforce कर रहे हैं, means you are using it again. So important interventions and efforts include, first is ensuring adolescent girls and mothers have healthy diet which includes a wide variety of vegetable, fruit and maintains a healthy weight. तो अब हम क्या चाह रहे हैं? We want intervention not after the girl has become pregnant, but we want intervention when the child is at adolescent age. Adolescent age में what happens is adolescent girls and mothers को अच्छा डाइट देना है जिसमें वेजिटेबल्स भी हो, फ्रूट भी हो एंड द वेट इज मेंटेन. ओके, जिसका वेट लेस देन 40 kg है तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ लो बर्थ वेट प्रॉब्लम विल बी मोर, ठीक है. दूसरा, ensuring adequate dietary intake of vitamins and minerals, especially folic acid in adolescent girls and mothers. Next is ensuring mothers avoid harmful substances like alcohol and tobacco. We don't want alcohol is also common even in Indian villages also. So because fetal alcohol syndrome ho sakta hai, okay, and this also can cause congenital abnormalities. Okay. Next is avoidance of travel by pregnant women to regions experiencing outbreaks of infections known to be associated with congenital abnormality. प्रेग्नेंट लेडी को उस जगह में नहीं जाना चाहिए जहां पर इन्फेक्शंस फैला हुआ है जिसके कारण कंजेनिटल एबनॉर्मैलिटी हो रहा है. ओके, सो ये सब रीजन्स को अवॉइड करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग environmental exposure to hazardous substances such as heavy metals or pesticides during pregnancy. ठीक है, प्रेगनेंसी के समय पेस्टिसाइड्स जो हम लोग खेत में कीड़ा सब मारने के लिए, ठीक है, वी यूज इट, दैट इज कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स. ठीक है, तो इससे और heavy metals are used in different factories, so that has to be avoided. Then is controlling diabetes prior to and during pregnancy through counseling, weight management, डाइट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, डायबिटीज से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है. ओके, सो डायबिटीज का जब भी व्हेन द एंटीनेटल मदर इज कमिंग फॉर एंटीनेटल चेकअप, blood sugar is a your blood sugar and urine sugar is a part of different tests what we do in antenatal period. ठीक है, so diabetes has to be controlled. This can be done through counseling whenever dietary management is to be done, or by using insulin. Ensuring that any exposure of pregnant women to medications or medical radiations, for example imaging rays, x-ray say it is very harmful for fetus, तो वी डोंट गो फॉर यूजुअली एक्सरेज. पहले अल्ट्रासाउंड नहीं था तो मजबूरी में एक्सरे लेते थे और फिर लेड एप्रन्स यूज करते थे ताकि न्यूबॉर्न बेबी में एक्सरेज ना हो. बट नाउ वी हैव बेटर मेजर्स जिसमें अल्ट्रासाउंड यूजर्स साउंड वेव्स. सो जैसे CT रेज, MRI रेज, एक्स रेज, ये सब दीज आर ऑल हार्मफुल. ओके, दिस इज तभी करना व्हेन इट इज जस्टिफाइड एंड बेस्ड ऑन केयरफुल हेल्थ रिस्क बेनिफिट एनालिसिस. ये करना ही चाहिए ताकि हम लोग चेक कर सकते हैं when it is, और कोई रास्ता नहीं हो, then only you have to expose a pregnant lady for these x-rays. Okay, then is vaccination, especially against rubella. All adolescent girls are given rubella vaccination because rubella is a disease which causes congenital malformations if occurred in pregnancy. ठीक है, तो rubella vaccination is to be given. Then increasing and strengthening education of health staff and others involved in promoting prevention of congenital abnormalities. लोगों को train करना पड़ेगा so that they can disseminate this information. Then screening for infections, especially rubella, varicella and syphilis, and consideration for treatment. ये जितना venereal diseases है उसको भी हमको check करना है. Different infections are checked during pregnancy, including this. Now, what is the prognosis of congenital malformations? Almost 90% of live-born infants with congenital anomalies survive to 5 years, but there are notable variations in survival between anomaly types. उसका क्या मतलब है? जैसे congenital heart disease वाला बच्चा है, ठीक है, अगर उसका होल बड़ा है तो 5 साल जिंदा रहेगा. But if you have a baby जिसका club foot है, club foot, CLUB, club foot,
तो this the person can years live till adulthood, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. डिफॉर्मिटी है पैर का, बट इट इज नॉट ऑफ मच इश्यू, ठीक है. एक उंगली एक्स्ट्रा है, नो इश्यू एट ऑल. ओके, दिखने में भले बेकार लग रहा होगा, बट इट्स ओके. सो हियर इज so this will, there are notable variations, मतलब will depend on type of defect. कहाँ पे डिफेक्ट है, किस टाइप का है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कितना साल बच्चा जिएगा. यूजुअल इट इज अप टू 5 years of age, बट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन किस टाइप का डिफेक्ट और कितना सीवियर है. सेकेंड इज एन इम्प्रूवमेंट इन द सर्वाइवल ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज माइट हैव बीन एक्सपेक्टेड ओवर टाइम गिवन द लाइकली इम्प्रूवमेंट्स इन medical care generally and especially the ever more sophisticated techniques of surgical repair. ठीक है. Now we can hope for better things. Why? Because two things. हमारा मेडिकल केयर काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया, सर्जिकल केयर ऑल्सो हैज़ इंक्रीज बाई लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब काफ़ी हद तक बहुत इंक्रीज हो गया है ना. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस there are chances that babies with congenital abnormalities may live longer. So that was all about prognosis of congenital anomalies and congenital anomalies in general. Remaining two topics, we will be development delay and dysmorphism, which we will be studying in the next class. So thank you for a patient listening. Thank you.